और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज के बारे में, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मांगा है और उसका एनिमे भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तकरीबन 8 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं और सीजन 1 में 13 एपिसोड रहने वाले हैं। ये एक टाइप ऑफ मिड सीजन रिव्यू है आई गेस। जो पहले 8 एपिसोड का है उसके बारे में बात करेंगे, मेरे ओपिनियंस और रिव्यूज़ दूंगा उसके ऊपर, और फिर जब सीज़न एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर उसका भी एक छोटा सा रिव्यू बना देंगे। खैर, मेरा इरादा तो हर एक एपिसोड के साथ अपना रिव्यू डालने का था, पर वैसा हुआ नहीं। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। डीमन स्लेयर भी अभी ऑन गोइंग है, जो 3rd सीजन है डीमन स्लेयर का, और एक 2-3 और एनिमे थे जिसको मैं देख रहा था, जिसका रिव्यू बनाना था मुझे। सो आई गेस वहाँ पर मैं ज़्यादा बिजी हो गया। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब आते हैं एनिमे के ऊपर। मैंने कल बैठकर आई थिंक 8 एपिसोड तो देख ही लिए हैं और साथ में स्टार्टिंग का मांगा भी पढ़ लिया है। 8 एपिसोड से ज़्यादा का नहीं पढ़ा है ताकि मुझे स्पॉइलर ना मिले, पर एनिमे और मांगा का टोन सिमिलर है, और जो राइटिंग स्टाइल है और जो इलस्ट्रेशंस है वो बहुत ज़्यादा मैच करते हैं क्या वो देखने के लिए। दोनों भी ट्राई कर लिया है। रिव्यू और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आ रहे हैं जो कि प्रेजेंटेशन टाइप है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊं। अगर आप वीडियो के कोई स्पेसिफिक सेक्शन पर जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स नोटेड है, आप वो देखकर जा सकते हैं। हेल्स पैराडाइज गावीमारू नाम के एक शिनोबी या निंजा की स्टोरी फॉलो करती है, जो कि एक डेथ रो पे है, मीनिंग उसके सर पर एक डेथ पेनल्टी है। ये डेथ पेनल्टी पूरी करने के लिए गावीमारू को अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश की गई है, पर हर तरीका फेल हो रहा था। यही पॉइंट पर जो वो लैंड का किंग है या लीडर है, वो जितने भी क्रिमिनल्स डेथ रो पे है या फिर उनके सर पे डेथ पेनल्टी है, सबको समन करता है और उनको ऐसा ऑफर देता है जो वो डिनाई नहीं कर सकते। ऑफर ये स्टेट करता है कि उनको एक आइलैंड पर जाना है जहाँ पर एक एलिक्सर है जो इमॉर्टैलिटी ग्रांट करता है। पर अब तक जितने भी लोग ये एक्सपीडिशन पे गए थे, या तो अब तक वो मिले ही नहीं, या तो बहुत ही बुरी हालत में मिले। तकरीबन क्रिमिनल्स तो ये ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे ही, बिकॉज उन्हें यहाँ पर रहने में वैसे भी मरना है ही, तो वहाँ जाकर कोशिश करके अगर कोई चांस मिलता है उन्हें बचने का तो क्यों नहीं। दूसरी चीज़ जो लीडर मेंशन करता है वो ये है कि सिर्फ एक ही बंदे को ये रिवॉर्ड मिलेगा, मीनिंग ये एक कॉम्पिटिशन टाइप बना दिया है उसने पूरे क्रिमिनल्स के बीच में। तो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है गाबीमारू, उसके पास भी अपने खुद के रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये ऑफर वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब बात करते हैं हेल्स पैराडाइज के कास्ट के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में। पहली चीज़ तो ये कहूँगा कि बहुत ही डाइवर्स कैरेक्टर्स है, मीनिंग एक कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर की स्टोरीज में सिमिलैरिटीज उतने ज़्यादा नहीं है। डेप्थ भी हर कैरेक्टर में हमें देखने मिलती है, और दूसरी चीज़ ये है कि हर कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से हमें वर्ल्ड को दिखाते हैं। एक प्रोटैगनिस्ट के ऊपर ही फोकस नहीं कर रहे हैं खाली, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। और दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि जो कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी बता रहे हैं वो उनके प्रेजेंट बिहेवियरल ट्रेड्स जो है उससे बहुत ही सही तरीके से मैच करता है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एक ऐसी इशू है जो बहुत सारे स्टोरीज, मांगास, एनिमेज में यूजुअली होती है, जहाँ पर अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर है जो एंटैगनिस्ट नहीं हो पर एंटी हीरो है, वो अगर सही रास्ते पर आ रहा है वो बहुत आसानी से आ जाता है, जिसकी वजह से जो उनका बिहेवियरल ट्रेट है वो उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं लगता है। सो आई गेस ये एनिमे में और मांगा में ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। एक और चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि इस वर्ल्ड में, इस स्टोरी में निंजा और शिनोबी को बहुत ही ज़्यादा डार्क पोर्ट्रे किया है। मीनिंग उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनकी ज़िंदगी का सिर्फ यही पर्पस है कि उनको मारना है, उनका लीडर जो कहता है उनको वही करना है, और कोई दूसरा पर्पस है ही नहीं उनकी ज़िंदगी में। तो ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ लगी मुझे अगर आप दूसरे एनिमे से कंपेयर करोगे। जैसा कि सबसे पॉपुलर एनिमे अगर हम ये कैटेगरी में लेना चाहें तो नारुतो है। वहाँ पर शिनोबी को, निंजा को बहुत ही ज़्यादा लाइवली बताते हैं और बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के बताते हैं। अब जो दूसरा एनिमे है हंटर एक्स हंटर, जिसमें निंजा तो नहीं कहते उन्हें, पर सिमिलर है एक तरीके से, हंटर बोलते हैं वो, पर उनका भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लाइवली होता है। उनके अंदर बुरे लोग भी है पर दोनों भी लोग हैं। यहाँ पर जो शिनोबी और निंजा की इमेज बताई है उसमें सिर्फ डार्क, ग्लूमी और बुरे लोग ही है, कोई लाइवली, अच्छे, खुश लोग नहीं है। सो आई गेस ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ये मांगा और एनिमे में, दूसरे एनिमे से अगर आप कंपेयर करोगे। हेल्स पैराडाइज का थीम बहुत ही डिफरेंट है दूसरे एनिमे से, क्योंकि पहली चीज़ ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा डार्क भी है और एक तरीके से हाँ लाइवली भी है कहूँगा, क्योंकि हर कैरेक्टर का जो मोटिव है वो एक तरीके से खुशी का और कुछ पाने का है, जिसकी वजह से जो एनिमे है हाँ वो हमें महसूस तो होता है कि बहुत ही ज़्यादा डार्क हो रहा है अभी, पर हमें ऐसा भी लगता है एक पॉइंट पर कि हाँ ये करने के बाद तो ये खुशी रहेगा, ये सुकून में ही आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि ये एनिमे या मांगा कोई भी कैरेक्टर को मारने से डरता नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कैरेक्टर्स की तकरीबन पूरी बैक स्टोरी बताते हैं, हमें इमोशन फील करने लगाते हैं वो कैरेक्टर के लिए, फिर 1-2 एपिसोड के बाद वो कैरेक्टर की डेथ और मांगा में भी वैसी है। तो आई गेस वो एक फैक्टर है जो दूसरे एनिमे, दूसरे मांगा से इसको डिफ्रेंशिएट करता है। अगेन थीम के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि बहुत ही डार्क, ग्लूमी थीम है, बहुत ही डिफरेंट है, पर ऐसी थीम है कि जो आपको होक ऑन करके रखती है कि आगे पढ़ने के लिए, आगे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए।
अगर हेल्स पैराडाइज के एक्शन के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा मुझे मांगा और एनिमे का, क्योंकि यहाँ पे भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अगर आप कंपेयर करोगे नारुतो से, अगेन इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो कंप्लीटली बेस्ड है निंजा वर्ल्ड पे, शिनोबी के वर्ल्ड पे। अगर आप गाबीमारू को भी कंपेयर करेंगे तो नारुतो मोस्टली निंजुत्सु पे फोकस करता है, और नारुतो ही नहीं, तकरीबन अगर आप जितने भी यही कैटेगरी के एनिमे या मांगा देखेंगे तो वो ज़्यादा फोकस करते हैं ये मैजिकल पावर्स के ऊपर जो वो डेवलप करते हैं, जिसके लिए वो ट्रेन करते हैं बहुत टाइम तक। पर जिस तरह से निंजा को और शिनोबी को पोर्ट्रे किया है हेल्स पैराडाइज में, उनकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है दूसरे लोगों से, तो उनको निंजुत्सु को उतना ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा अनलेस बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसका। तो ये एक बहुत ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगा। उतना ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग नहीं है, पर हाँ ये एक ऐसी चीज़ है कि आप देखकर कह सकते हैं डिफरेंट है दूसरे एनिमे, दूसरे मांगा से। अगर एनिमे के एनिमेशन के बारे में और मांगा के इलस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। एनिमे का एनिमेशन भी ऑन पॉइंट था, इलस्ट्रेशन भी बहुत ही अच्छे थे, और जो वॉइस एक्टिंग थी, अगर आप डब्ड भी देखेंगे और सब भी देखेंगे, दोनों भी अच्छे थे। ऑफकोर्स सब प्रेफर करेंगे डब के ऊपर, और मैं भी वही कहूँगा। एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी वो ये है कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल भी लगती है और एक तरह से प्रेडिक्टेबल नहीं भी लगती। प्रेडिक्टेबल कौन से पॉइंट पे लगती है? ये एस्पेक्ट से लगती है कि हाँ, गाबीमारू कैसा भी बच तो जाएगा, और वो जो एलिक्सर है वो तो लेकर आना ही है उसे, क्योंकि वो मेन प्रोटैगनिस्ट है। पर अनप्रेडिक्टेबल इसलिए लगती है क्योंकि इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स की डेथ हो रही है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अब जो हिसाब से डेथ हो रही है और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है वो भी इतना ज़्यादा इंजर्ड है, आपको इस तरह लगता है कि नहीं, शायद स्टोरी अभी नहीं, अब एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्न लेगी और बहुत ही बाद में जाकर हमें शायद ये एलिक्सर के बारे में पता चलेगा या कुछ और होगा। पर इसकी वजह से सीरीज़ उतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल भी नहीं होती है, और प्रेडिक्टेबल एक तरीके से आप महसूस भी करते हो। ऑल एंड ऑल यही कहूँगा कि एनिमे सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कोई भी एस्पेक्ट से डिसअपॉइंट नहीं करती है, और मांगा के बारे में भी यही कहूँगा। पर अभी तो सिर्फ 8 एपिसोड ही आए हैं, सो आई गेस जो फुल रिव्यू आएगा वो पूरा सीजन खत्म होने के बाद ही आएगा। तो देखते हैं आगे मेकर्स क्या करते हैं, स्टोरी किस तरफ जाती है और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।